Welcome to Get Academy Plus. So today we will discuss about the numericals based on the speed control of the DC machine. Till now we have discussed about the different techniques which are used to control the speed of the DC shunt machine. These all the numericals are going to be based on the speed control of the DC shunt machine. So for this particular purpose I have taken the numerical number 1 and I will discuss so many things in the single numerical. उसके बाद अपन दूसरे भी numerical लेंगे, लेकिन एक numerical में बहुत सारी बातें मैं करूँगा so that आपका जो approach रहेगा किसी भी numerical को देखने के लिए बहुत अच्छे से approach आपका बन जाए. लेकिन numerical पढ़ते अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, और 230 volt DC shunt motor has armature resistance of 0.4 ohm. Armature resistance कितना दिया? 0.4 ohm दिया. And field resistance of 115 ohm. Field resistance कितना दिया? 115 ohm दिया. This motor drives a constant torque load. This motor drives what? Constant torque load. अब torque कैसा होगा भाई? Constant बोल दिया उसमें, ठीक है. आगे बोल रहा है कि and takes an armature current of 20 ampere and 1800 rpm. 20 ampere at 800 rpm. ऐसा उसका मतलब है. If motor speed is to be raised from 800 rpm to 1000 rpm, find the resistance. R मतलब क्या? Find the resistance that must be inserted in the shunt field circuit. Assume the magnetization curve to be linear. इसका मतलब क्या? Magnetization curve to be linear means what? Flux is directly proportional to IF. समझ में आ रही बात? इस तरीके से. अब सबसे पहले क्या करोगे, जो उसमें जो डेटा गिवन है बेटा, डेटा गिवन को अच्छे से लिख लीजिएगा, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे. गिवन क्या है देख लीजिएगा. गिवन में देखिए उसने क्या बोला. इसमें दो अलग अलग केस बनेंगे. जैसे कि मैं जब आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मशीन समझा रहा था, डीसी सीरीज मशीन समझा रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि केस 1 की जो नॉर्मल केस होते हैं, जब अब उसके स्पीड कंट्रोल करने के लिए जाते तो उसको केस 2 बोलते थे. फिर जो केस 2 में अपन क्या चेंज करते थे, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स कैसे कंट्रोल करते थे, फिर उसके अकॉर्डिंग स्पीड कैसे कंट्रोल करते थे. ये सब चीज़ें मैं आपको इसके पहले इसका जो थ्योरी वाला लेक्चर था, कॉन्सेप्ट बिल्डर वाला, उसके मैं आपको सब समझा चुका हूँ. तो गिवन में देखते कि केस 1 में वो क्या बोल रहा है, फिर केस 2 में क्या देखना है वो अपन बात कर लेंगे. केस 1 में देखिए गिवन में क्या बोला उसने. हाँ, केस 1 में वो बोल रहा है कि 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर दिया है, ठीक है, कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द मशीन इज व्हाट, इट इज 230 वोल्ट बोला है उसने. आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है उसने? 0.4 ओम दिया है. आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना? 0.4 ओम दिया है. उसके बाद जो फील्ड रेजिस्टेंस है RF, उसका वैल्यू 115 ओम. एंड दिस मोटर ड्राइव्स द कांस्टेंट टॉर्क लोड. सो टॉर्क कैसे दिया आपके पास? कांस्टेंट दिया है. इसका मतलब दोनों केसेस में जो T1 T2 दोनों कैसे होंगे? कांस्टेंट रहेंगे. अब वो बोल रहा है कि इफ द स्पीड इज टू बी रेज्ड फ्रॉम 800 rpm टू 1000 rpm. इसका मतलब जो पहले केस के लिए जो स्पीड दिया होगा दैट विल बी 800 rpm, ठीक है. और केस 2 के लिए वो बोल रहा है कितना? केस 2 के लिए, ठीक है, केस 2 के लिए स्पीड बोला कितना दिया है? केस 2 के लिए जो स्पीड बोला है उसने, द वैल्यू ऑफ द स्पीड इज कहाँ तक लेके जाना? 800 rpm से अपन को 1000 rpm तक लेके जाना. सो N2 का जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1000 rpm. दैट इज गोइंग टू बिकॉज टू 1000 rpm तक अपन को स्पीड को लेके जाना है, ठीक है. और आगे उसने ऐसा कुछ बोला है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है. उसने बोला है फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स. इसका मतलब क्या? मैग्नेटाइजेशन कर्व इज लीनियर. जिस तरीके से आप फील्ड करंट चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स भी चेंज होने वाला है. इस तरीके से उसका बोलना है. ये वाली जो स्टेटमेंट है उसका मतलब वो वाला है, ठीक है. अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, उसका पहले डायग्राम निकाल लीजिएगा आप डीसी शंट मशीन का, ठीक है. क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनेगी और आपके न्यूमेरिकल्स में जो चांसेस है कि आप जहाँ पे गलती कर सकते हो वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है. सो जो केस 1 बोला था मैं केस 1 के लिए ही बात कर रहा हूँ फिलहाल. केस 1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. तो आपके पास जो मशीन है, ये मशीन देखिए इस तरीके से आने वाली है आपके पास. इस तरीके से आने वाली मशीन, ठीक है. एंड दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज VT. दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस RA. these are the brush troughs. This is EV, ठीक है. दिस इज फील्ड रेजिस्टेंस RA. नॉर्मल केस में उसमें जो करंट जा रही थी, कितनी करंट जा रही थी? 20 एम्पेयर. सो दिस इज 20 एम्पेयर करंट. इसका रेजिस्टेंस कितना है? दिस इज 115 ओम है. कितना है इसका रेजिस्टेंस? 115 ओम है. उसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस उसने दिया है 0.4 ओम दिया है मेरे हिसाब से, करेक्ट, 0.4 ओम, ठीक है. तो इसमें जो करंट जाएगी कितनी है? 230 वोल्ट है. तो इसमें जो करंट जाने वाली है दिस विल बी 2 एम्पियर. और उसने आर्मेचर करंट 20 एम्पियर बोला है. क्या बोला है उसने क्या बोला है? जैसे एन आर्मेचर रेजिस्टेंस दिस मोटर ड्राइव्स अ कांस्टेंट टॉर्क लोड एंड टेक्स एन आर्मेचर करंट ऑफ 20 एम्पियर. आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना दिया? 20 एम्पियर दिया. इसका मतलब सप्लाई साइड से कितना आएगा? इधर अगर 20 जा रही है आर्मेचर में तो सप्लाई से आ जाएगा 20 + 2 कितना आ जाएगा? 22 एम्पियर करंट आएगी. कितनी आएगी करंट? 22 एम्पियर करंट आने वाली है.
इस तरीके से, और उसने टॉर्क को क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया। तो केस 2 में देख लेते हैं कि फिर उसका जो उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो केस 2 में अपन देख लेते हैं। और आपको अगर याद आ रहा है तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मशीन ये वाला टेक्निक है बेसिकली, इसमें जो यूज़ किया गया है स्पीड कंट्रोल के, और कुछ नहीं है, बहुत आसान टेक्निक है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ इसके पहले एक वीडियो में, तो उसमें अपन उसको बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, तो जब अपन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मशीन बाय यूजिंग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि किस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से है। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और अपन क्या है ना उसमें एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, मतलब कि क्या है ना जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आपको इस तरीके से कंट्रोल करना है, सो दैट कि और अपन को इसको इस तरीके से कंट्रोल करना, सो दैट द स्पीड विच विल बी ऑब्टेन इन टू द सेकंड केस इट विल बी इक्वल्स टू 1000 आरपीएम। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ईबी, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट ईबी है, ये ईबी रहेगा। दिस इज आर ए विच इज इक्वल्स टू 0.4 है ना सर, करेक्ट 0.4 होने वाला है। एंड इसका रेजिस्टेंस है आर ए विच इज इक्वल्स टू 115 ओम। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। और यहाँ पे जो रहेगी आपके पास वी टी टर्मिनल वोल्टेज इस टाइप से रहने वाली है 230 वोल्ट। अब इसमें क्या है ना जो उसने बोला है, इसमें ये वाला जो सेकंड केस है इसको मैं चाहे तो उसको आर एक्स नाम दे देता हूँ, जो आर एक्स टर्मिनल है उसको आर एक्स नाम दे देता हूँ मैं, आर एक्स का वैल्यू दिया, आर एक्स का वैल्यू दिया। तो अभी जो उसमें ना सेकंड केस में जो दिया है मेरे पास, तो जो पैरामीटर्स मुझे उसने बोला है इस पर्टिकुलर केस में जो स्पीड जाने वाली, स्पीड कितने जाने वाली 1000 आरपीएम के पास जाने आसपास जाने वाले, कितना जाने वाला स्पीड 1000 आरपीएम के पास। लेकिन सवाल ये होगा कि इस सेकंड केस में जो करंट आएगी, इसमें फील्ड में कितनी करंट आएगी और इस आर्मेचर में कितनी करंट आएगी, तो सप्लाई से कितनी करंट आएगी, इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे अपन उसको। जब तक उसको पता नहीं करते तो ईबी और ईबी1 और ईबी2 का इक्वेशन लगा के अपन उसका स्पीड तो डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता करेंगे। इसके लिए अगर आप देखते हो तो उसने देखिए एक बात बोल दिया क्वेश्चन में कि टॉर्क कैसा आपके पास कांस्टेंट है, टॉर्क का वैल्यू उसने कैसा बोला है, और कांस्टेंट है। मैंने इसको देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने इसको गोल भी करके रखा था इसके लिए, क्योंकि उसने बोल दिया जो स्टेटमेंट दिए होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा एक बार, क्योंकि आपका अगर स्टेटमेंट जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की वो अगर अच्छे से क्लियर होगी तो आप उसको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, उसने बोला कि T1 इज इक्वल्स टू व्हाट T2, इस तरीके से बोल दिया है। ठीक है, तो T1 जो आपके पास दिस विल बी K51 IA1, सिमिलरली दिस इज इक्वल्स टू K52 IA2, इस तरीके से रहेगा। समझ में आ रही बात। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट ही है और दोनों का वैल्यू सेम है, PZ/2π है, इस तरीके से। तो और φ1 का वैल्यू अपन को पता है, बिल्कुल नहीं पता भी होगा तो ठीक है ना, φ1 का वैल्यू अपन पता कर लेंगे, 2 एम्पियर दिया यहाँ से तो पता चली गया है अपन को वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डायरेक्टली इसको एक सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय IA1, फिर उसको ना सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू IA2, इस तरीके से कर लो, क्योंकि अगर मैं उसको डायरेक्टली φ2 को लेके भी करूँगा, अगर मैं φ2 को या इसमें अगर उसके वैल्यूज अगर मैं लिख के देता है कि φ1 का वैल्यू 2 एम्पियर है, φ2 का वैल्यू कैसे पता करोगे, φ2 के वैल्यू के लिए लिखना पड़ेगा 234 डिवाइडेड बाय 115 प्लस Rx, ये क्या आ जाएगा φ2 का वैल्यू, φ2 इज इक्वल्स टू IA2। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आसानी से मैं क्या है उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, क्या बना दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको इस तरीके से बना के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं उसको सिंपल तरीके से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। φ1 अपन φ2 को मैं ना k मान लेता हूँ, φ1 अपॉन φ2 इसको मैंने k मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं k मान लिया और IA1 का वैल्यू दिस इज ठीक है, IA1 इज इक्वल्स टू IA2, इस तरीके से अगर मैं लिख दिया तो IA2 का जो वैल्यू आएगा आपके पास, IA2 विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ IA1, और IA1 का वैल्यू आप देख सकते हो कि यहाँ से कितना दिया था आपको, 20 एम्पियर दिया था। सो IA2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स ऑफ k। IA2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स ऑफ k आने वाला है बेटा, क्या आने वाला है, 20 टाइम्स ऑफ k आने वाला है। अगर ये आपके पास इस तरीके से आ गया तो फिर आपको आगे कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए ना आपके पास क्या है, EB1 का एक्सप्रेशन है आपके पास, EB1 इज इक्वल्स टू VT माइनस IA1 इंटू RA माइनस VB। इस टाइप से ब्रश वोल्टेज ड्रॉप तो दिया नहीं, तो ऑब्वियस है उसको तुम निकले करके चलोगे। ठीक है, तो EB1 का एक्सप्रेशन अगर अपन को निकालना है तो EB1 इज इक्वल्स टू VT का वैल्यू 230 वोल्ट माइनस IA1 दिया आपके पास 20 एम्पेयर और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया 0.4 माइनस 0, तो ये बन जाएगा 230 वोल्ट माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, इसको अगर मैं निकाल दूँ तो दिस विल बिकम 8, तो ये अगर बन जाएगा तो दिस विल बिकम 220 वोल्ट। तो EB1 का वैल्यू अपने पास कितना बन गया, 220 वोल्ट बन गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं EB2 का वैल्यू अगर निकालने की बात करूँ तो EB2 कैसे निकालोगे, यही से निकालोगे, EB2 इज इक्वल्स टू
वी टी माइनस आई ए टू मल्टीप्लाई बाई आर ए वन, ठीक है आर ए वन थोड़ी नहीं लिखना है, वो थोड़ी नहीं चेंज हो रहा है, माइनस वी बी, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू बनेगा आपके पास वी टी का तो वैल्यू आपके पास है कितना 230 वोल्ट माइनस आई ए टू का वैल्यू कितना 20 टाइम्स ऑफ के मल्टीप्लाई बाई 0.4 माइनस 0, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपके पास 230 माइनस 8 ना माइनस 8 के, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू EB2, ये बन जाएगा क्या EB2 का वैल्यू बन जाएगा ये। अब आपके पास EB2 का वैल्यू आ गया, EB1 का वैल्यू आ गया, तो आप आराम से उसका इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वाला। लेकिन आपके पास डायनामिक इक्वेशन क्या होती है, डायनामिक इक्वेशन होती है EB1 इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ phi1 इंटू N1 लिख रहा हूँ, ठीक है, ओमेगा एन से भी जाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, फिर उसको ज़्यादा वो 2πn डिवाइडेड बाई 60 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टी डिवाइडेड बाई EB2 इंटू के इंटू phi2 मल्टीप्लाई बाई व्हाट N2, इस तरीके से। देखिए यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, अपन के पास देखिए कि हाँ किसके किसके वैल्यू है, अपन के पास N1 के वैल्यू N2 के वैल्यू है, phi1 का वैल्यू है, phi2 का वैल्यू है, phi1 अपन phi2 को डायरेक्टली के पुट कर देंगे तो आराम से हो जाएगा इसका इक्वेशन सॉल्व करना। देखिए किस तरीके से EB1 का वैल्यू कितना है 222 डिवाइडेड बाई EB2 का वैल्यू डायरेक्टली अपन के पास है 230 माइनस 8 के, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू phi1 अपन phi2 को डायरेक्टली क्या लिख दूँ के लिख दूँ मल्टीप्लाई बाय N1 का वैल्यू दिया 800 RPM डिवाइडेड बाय N2 का वैल्यू कितना दिया 1000 RPM दिया, कितना दिया 1000 RPM दिया, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.8 के बराबर आ जाएगा, 0.8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.8 के, तो मेरे पास तो 222 का आएगा, दिस विल बी 222 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल्स टू 222 इक्वल्स टू 0.8 के मल्टीप्लाई बाय 230 माइनस 8 के, इस तरीके से। तो ये ऐसे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 230 मल्टीप्लाई बाई 8 के माइनस 8 दिस विल बिकम 6.4 का स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 222, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 6.4 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये माइनस है तो ये बन जाएगा 222, इस टाइप से बन जाएगा। आप एक बार उसको फिर से एक बार खुद उसको सॉल्व करके देखना, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली आपके सामने कर रहा हूँ कैलकुलेशन, हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में कहीं पे गलती हो सकती है, आप उसको खुद एक बार अच्छे से कैलकुलेट करना उसको, ठीक है। तो यहाँ से तो आपके पास के का वैल्यू आएगा आपके पास, द वैल्यू ऑफ के इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1.587 के आसपास आने वाला होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक 1.587 ही आएगा ऐसा मुझे लगता है। मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से जो मेरे पास उसका वैल्यू दिया है, के का वैल्यू आ रहा है 1.26, सॉरी के का वैल्यू आ रहा है आपके पास 1.26, के का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 1.26 आ रहा है, सो के इज इक्वल्स टू 1.26 आ रहा है के। तो आपके पास अगर के का वैल्यू आ गया तो मुझे एक बात बोलो, ये मैं यहाँ से उसको रब कर देता हूँ, आई होप शायद आपको नहीं लिख लिया होगा, अगर आपने उसको यहाँ पे इतना लिख लिया होगा तो के का वैल्यू मतलब के इज इक्वल्स टू व्हाट, के इज इक्वल्स टू 5.1 अपॉन 5.2, दिस इज इक्वल्स टू 1.26। अगर मुझे 5.2 का वैल्यू निकालना है तो 5.2 इज इक्वल्स टू 5.1 डिवाइडेड बाई 1.26 विच इज इक्वल्स टू 5.1 का वैल्यू दिया आपको 2 डिवाइडेड बाई 1.26, तो ये बन जाएगा आपके पास 5.2, सो 5.2 इज इक्वल्स टू 1.587, 5.2 का वैल्यू कितना आएगा 1.587, 5.2 इज इक्वल्स टू 5.1 भी लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी एम्पेयर कर देता हूँ मैं, क्योंकि 5.2 इज इक्वल्स टू IF2 विच इज इक्वल्स टू 1.587 एम्पियर, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। तो सपोज अगर आपने उसको इस तरीके से लिख लिया तो फिर आगे जो उसने पूछा मुझे वो सारी चीज़ें लिखना तो मेरे लिए बहुत आसान है, उसको तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब IF2 का वैल्यू है अपने पास, IF2 इज इक्वल्स टू VT डिवाइडेड बाय R एक्सटर्नल प्लस RSH, इस टाइप से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे उसको लिखा होगा, बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे मैंने उसको लिखा था, इसका वैल्यू बेटा कितना लिखा है आपने, दिस इज इक्वल्स टू 1.587 इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 115 प्लस R एक्सटर्नल, इस टाइप से लिखा आपने, ठीक है। तो R एक्सटर्नल का जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा दिस विल बी, मतलब ये जो पूरा का पूरा होगा, ठीक है, दिस 115 दिस इज इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाय 1.587 इस टाइप से आएगा। इसको अगर आप लिखोगे तो दिस विल बिकम RX प्लस 115 दिस विल बी इक्वल्स टू 144.93 इस ओम के बराबर ही मतलब ओम में आ जाएगा, क्योंकि RX प्लस RS है, दिस इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, सो दिस इक्विवेलेंट टर्म इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। अगर आप उसको वहाँ पे जाने दोगे तो RX का जो वैल्यू आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 29.93 ओम, ये आ जाएगा आपके पास क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो अपन को सीरीज में ऐड करना पड़ेगा ऑफ शंट फील्ड सर्किट। तो अगर आप उसके शंट फील्ड सर्किट में अगर रेजिस्टेंस ऐड करते तो ऐड करने की वजह से तो उसका स्पीड इसके पहले 800 RPM था, तो अब वो स्पीड कितना हो जाएगा, दैट स्पीड विल बी रिड्यूस फ्रॉम इट विल इंक्रीज फ्रॉम 800 RPM टू 1000 RPM टू व्हाट 1000 RPM। इसका मतलब क्या है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ से
उसका जो एक्चुअल स्पीड था इस पर 20 एम्पेयर पे वो कितना था आपके पास 1000 आरपीएम था। अभी अगर उसका स्पीड देखा जाए तो उसका स्पीड देखा जाए तो उस पर्टिकुलर केस के लिए आप देखिए करंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। क्या निकाल सकते हो? करंट का वैल्यू निकाल सकते हो। करंट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? आपने IA2 का वैल्यू क्या निकाला था? IA2 20 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट सॉरी के का वैल्यू कितना 1.26। अगर इसको निकाल दो तो दिस विल बिकम 12.6 मल्टीप्लाई बाई 2 तो दिस विल बिकम 126, मतलब ये बन जाएगा आपके पास 25.2 बन जाएगा। मतलब कितनी इसकी इतनी करंट हो जाएगी। इसका मतलब कि आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको समझाया था, जो कंसेप्ट मैं आपको उस टाइम पे समझाता था कि जब से भी आप फ्लक्स को कम करोगे तो देखिए ना फ्लक्स तो कम हो ही गया है, फील्ड करंट कम होगी, क्योंकि इसके पहले फील्ड करंट की वैल्यू कितनी 2 एम्पियर थी, अब कितने हो गए 1.57 एम्पियर हो गए। कितने हो गए फील्ड करंट की वैल्यू 1.587 एम्पियर हो गई। तो फील्ड करंट की वैल्यू जैसे आप रिड्यूस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड भी इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस है यहाँ पे भी दिख रहा है कि 800 आरपीएम से वो कितना हो गया 1000 आरपीएम होगा। तो बहुत आसान चीजें होती है, बस आपको समझ में आना चाहिए। जैसे भी आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप उसको न्यूमेरिकल में क्या है ना कि उसको आसानी से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में उसने बोला 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर रनिंग एट 1000 आरपीएम आरपीएम draws a 26 एम्पियर करंट एट द रेटेड वोल्टेज। बोला क्या उसने? draws 26 एम्पियर करंट एट द रेटेड वोल्टेज। इसका मतलब कौन सी करंट होगी? लाइन करंट होगी, सप्लाई टू करंट आएगी। ठीक है, इट हैज द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम। It is desired to reduce the speed to 900 rpm by inserting an additional resistance R in the armature circuit। इसका मतलब क्या? आप देख सकते हो कि आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड करके वो क्या कर रहा है? स्पीड कंट्रोल करने की बात कर रहा है। आगे वो बोल रहा है कि इफ द लोड टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? लोड टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ये वाली स्टेटमेंट उसने दे रखी है। एंड फ्लक्स इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देन व्हाट? फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि जो मैंने आपको समझाया था कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, तो उसमें मैंने आपको एक टेक्निक समझाई थी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस मतलब कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की जा रही थी बेसिकली अगर देखा जाए तो। आर्मेचर के अक्रॉस में एग्जैक्ट जो वोल्टेज आएगी उस थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अक्रॉस में एक्चुअल वोल्टेज थोड़ी मतलब जो वोल्टेज कम होने वाली थी उसकी। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो उसमें अगर मैंने बोला था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने बोला था कि स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी शंट मोटर इज पॉसिबल बट बाय यूजिंग अगर आर्मेचर वोल्टेज या सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस से अगर आप उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो उसमें आप बिलो स्पीड की ही बात करने वाले हो। इसका मतलब क्या? स्पीड को आप रेटेड से कम ही करने वाले हो। उसमें देखिए उसने बोला था कि उसके पहले जो इनिशियल जो स्पीड था उसका कितना था? वो था आपके पास 1000 आरपीएम और यहाँ पे कितना दे दिया उसने? यहाँ पे देते 900 आरपीएम के होगा, 900 आरपीएम बोला है इसने। देखिए करेक्ट 900 आरपीएम के आसपास ही बोला है उसने। ठीक है, तो उसमें आगे उसने बोला है कि उसके लिए उसने आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड किया है, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा बेसिकली ऐसा पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? गिवन जो डेटा दिया गिवन लिख लीजिएगा। ठीक है, गिवन लिखने के बाद आपकी आधी चीज़ें इसमें सिंप्लीफाई हो जाती है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे आधा सॉल्व हो जाता है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से देख लिया कि पूछा क्या और दिया क्या है। वीटी का वैल्यू जो उसने 240 वोल्ट दिया है, उसके बाद उसने स्पीड का वैल्यू दिया आपको 1000 आरपीएम। ठीक है, ऑब्वियस है कि इसमें भी दो केस बनेंगे तो इसको मैं N1 नाम दे देता हूँ। जो लाइन करंट दी आपके पास 26 एम्पेयर दे रखा है। आर्मेचर करंट फील्ड करंट कैसे आ जाएगा? IF इज इक्वल्स टू VT डिवाइडेड बाय RF। तो VT का वैल्यू है 240 वोल्ट डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू 120, दिस विल बिकम 2 एम्पियर। सो IL इज इक्वल्स टू IA प्लस IF। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो आर्मेचर करंट का वैल्यू आ जाए 26 माइनस 2 तो दिस विल बिकम व्हाट 24 एम्पियर करंट आ जाएगी। आर्मेचर करंट जो होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 एम्पियर आने वाली होगी। ठीक है, और आगे वो बोल रहा है कि इट इज डिजायर टू रिड्यूस द स्पीड टू 900 आरपीएम बाय इंसर्टिंग एडिशनल रेजिस्टेंस। तो केस 2 में जो स्पीड के आने वाली वैल्यू होगी डेट विल बी 900 आरपीएम के आसपास। 900 आरपीएम बोला बेसिकली, आसपास नहीं, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू दे दी उसने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसने इसमें बोला ना, टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। क्या है ना? टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है पता है? स्पीड का वैल्यू कुछ भी हो जाए टॉर्क उतना ही रहेगा, ऐसा उसका मतलब है। टॉर्क T इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो जो टाइप ऑफ लोड होते हैं ना उसमें T इज इंडिपेंडेंट ऑफ जो स्पीड होता है ना उसके बारे में उसने बोला है। तो इसमें क्या है ना कि टॉर्क जो होगा T1 T2 दोनों केसेस में कैसा होगा? सेम होगा। जैसे कि इसके पहले के एक एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था कि T1 T2 उसमें उसने बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि T इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड कुछ भी हो जाए 1000 आरपीएम से वो 900 आरपीएम हो रहा है, उसके बावजूद भी टॉर्क दोनों केस में कैसा है? सेम है।
दोनों केस में टॉर्क कैसा है, सेम होने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैंने बोला था आपको कि जैसे अपन स्पीड कंट्रोल के लिए देखते थे केस 1 केस 2 पढ़ा लेते, तो केस 1 में क्या होने वाला है, केस 1 में जो नॉर्मल जो अपन डिसीजन मशीन का क्या करोगे, डायग्राम निकालोगे, उसमें सारे पैरामीटर्स दिखाओगे एंड देन यू विल अप्रोच टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास डिसीजन मोटर है। देखिए मुझे लगता है कि आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें अभी इतना भी डिफिकल्ट कुछ रहा नहीं कि आप उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी डिफिकल्टी आने वाली होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सारी बातें तो मैं इसमें बता दिया। दिस इज 120 ओम, दिस इज 120 ओम, सप्लाई वोल्टेज दे रहा है कि आपके पास 240 वोल्ट, सो दिस इज गोना इक्वल्स टू 240 वोल्ट, दिस इज द प्लस माइनस, दिस इज द बैक EMF EB। आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू उसने दिया है क्या, आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे हिसाब से दिया है उसने, फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया है, मैं लिखा नहीं होगा, दिया है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस जो दिया है उसका वैल्यू है 0.25 ओम, एंड RF का वैल्यू उसने दिया है 120 ओम। RF का वैल्यू कितना, 120 ओम दे रखा है उसने, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 0.25 ओम, ठीक है। 240 डिवाइडेड बाई 120, तो इसमें जो करंट जाने वाली होगी आपके पास, दिस विल बिकम व्हाट, 2 एम्पियर, 1, हाँ, और इसमें इधर से आ रहे 26 एम्पियर, तो ऑब्वियसली इसमें जो करंट जाएगी 24 एम्पियर करंट जाने वाली होगी। ये होगा आपके पास एक नॉर्मल पहला जो केस होगा, केस 1 होगा, ठीक है। और केस 2 की जो बात की जाएगी, केस 2 बेटा कैसा होगा, केस 2 में बस कुछ भी नहीं होगा, उसके बस सीरीज में आर एक्सटर्नल ऐड कर दीजिएगा इन सीरीज विथ व्हाट, आर्मेचर सर्किट। तो आर्मेचर सर्किट में जब आप उसमें ऐड करोगे तो देखिए उसका जो सर्किट बनेगा किस तरीके से बनने वाला है आपके पास, आप देख सकते हो कि यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके पास आर्मेचर होगी, थोड़ा छोटा हो जाएगा मेरे साथ, तो छोटा हो रहा है एक्चुअली, हो गया नहीं, हो ही गया है। और ये आपके पास फील्ड में कुछ चेंज नहीं किया है, तो उसका करंट जो होगा, जो नॉर्मल केस में आ रहा था वही करंट अभी भी अपन को देखने के लिए मिलेगा सेकंड केस में भी, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं दिस इज आर एक्सटर्नल है भाई, रेओस्टैट होगा या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा या पोटेंशियल डिवाइडर जो सब होगा, ठीक है। उसने बस रेजिस्टेंस बोल दिया। यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज है 240 वोल्ट होने वाली है, सप्लाई वोल्टेज कैसे होने वाली है, 240 वोल्ट होने वाले आपके पास। यहाँ पे पैक ए में पाएगा EB, दिस इज 0.25 ओम, दिस इज 120 ओम, तो इसमें जो करंट जाएगी वही जाएगी 2 एम्पियर, क्योंकि देखिए रेटेड वोल्टेज है सेकंड केस में भी, और रेजिस्टेंस तो चेंज किया नहीं अपने फील्ड का, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू एज इट वाज इन द फर्स्ट केस। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको उसमें बस इतना एक चेक करना है कि इसमें सेकंड केस में अगर आपको स्पीड निकालना, स्पीड तो उसने दे दिया सेकंड केस का कि 900 RPM आने वाला है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ये RX का वैल्यू कितना होगा, उसके बारे में अपन को पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या ना अपन को उसने देखिए एक बात बोल दी, क्या बोले उसने, टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो दोनों केस में बेटा टॉर्क का जो वैल्यू आने वाला होगा कैसा होगा, सेम होने वाला होगा। सो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से देखिए मैं उसके बहुत सारे वैल्यूज को पूछने की या निकालने की बात करूँ, सो T1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू T2, T1 का वैल्यू किसके बराबर आने वाला होगा, T2 के बराबर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू K phi IA1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, K phi IA2, इस टाइप से। अब मुझे एक बात बोलो, K तो कांस्टेंट है आपके पास, सो K क्या होगा, कैंसिल होगा, K क्या होगा, कैंसिल होगा, phi1 इज इक्वल्स टू phi2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2, K इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 एम्पियर। K मतलब क्या, बस मैं उसको एक ऐसे ही कुछ K मान ले रहा हूँ बेसिकली, कि मतलब ये कांस्टेंट है बेसिकली, क्योंकि देखिए ना उसमें फील्ड का करंट चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, इसमें फील्ड का करंट चेंज हुआ, जो करंट इसमें आ रही थी सेम करंट इसमें आ रही थी, इसका मतलब कि phi1 phi2 क्या है, सेम ही है, इसका मतलब कि I1 I2 दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू सेम, और इस केस में भी उसका वैल्यू कितना होगा, 24 एम्पियर होने वाला था, इसका वैल्यू कितना होगा, 24 एम्पियर होने वाला है। आई होप कि शायद आपको समझ में होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर अपन EB का इक्वेशन लगा के, जो बैक EMF का इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को लगा के आप अपन एक्सक्यूज में उसको अपन फिर अभी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, EB का वैल्यू क्या होगा, EB1 इज इक्वल्स टू VT माइनस IA1 इंटू R, IA1 इंटू RA, इस टाइप से होगा। EB1 का वैल्यू बेटा कितना होगा, EB1 का वैल्यू आप निकालोगे, दिस विल बिकम 240 माइनस 24, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है। तो दिस विल बिकम 0.25 मतलब कितना, 1/5 या 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24, दिस विल बिकम 6, सो दिस विल बिकम 234 वोल्ट, दिस इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ व्हाट, EB1 का वैल्यू कितना है, 234 वोल्ट होने वाला है। EB1 का वैल्यू कितना होने वाला है, 234 होने वाला है, दिस इज फॉर द केस 1। और EB2 की अगर मैं बात करूँ तो EB2 इज इक्वल्स टू दिस इज 240 वोल्ट माइनस, हाँ, IA1 का वैल्यू क्या, अभी IA2 का वैल्यू भी तो 24 ही है, तो दिस इज 24 मल्टीप्लाई बाय R एक्सटर्नल प्लस व्हाट, 0.25,
आर एक्सटर्नल प्लस वॉट 0.25, ये आ गया आपके पास क्या EB2 का वैल्यू आ गया। तो EB2 आपके पास है, EB1 है, तो दोनों अगर वैल्यूज आपके पास है तो आप अभी बस वो वाली डायनामिक इक्वेशन यूज कीजिए। EB1 इज इक्वल टू K5N1 डिवाइडेड बाय K5 इंटू वॉट N2, दिस इज वॉट EB2 इस टाइप से। और आपको पता है K सब सेम ही होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो K का वैल्यू का डेट विल गेट कैंसिल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 5 1 5 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो अभी EB का 2 का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो दिस विल बिकम 234 इज इक्वल्स टू दिस इज 240 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस RX इज इक्वल्स टू N1 का वैल्यू कितना है भाई, N1 का वैल्यू 1000 RPM डिवाइडेड बाय N2 का वैल्यू कितना है 900 RPM, कितना है 900 RPM। तो यहाँ से आप देखिए इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो ये चले जाएंगे। 234 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 240 माइनस 24 इंटू 0.25 प्लस RX, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास किसका वैल्यू मिल जाएगा, RX का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप RX का वैल्यू निकालोगे, RX का वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास जो उसका वैल्यू दिया है मैं उसके मैं देख के बता देता हूँ, नहीं तो कैलकुलेट कीजिएगा आप उसको, आपके पास कैलकुलेटर डेफिनेटली होगा। तो आपके पास जो उसका वैल्यू जो आने वाला होगा भाई, इसका वैल्यू आने वाला होगा 0.975 ओम, कितना 0.975 ओम। आप अपने पास कैलकुलेटर है, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, तो मैं उसको डर के बता देता हूँ आपको। तो जिसकी इक्वल टू 0.975 ओम ये आने वाला आपके पास क्या RX का वैल्यू। सो इस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है। और आपको इसके पहले भी पता था कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज यूटिलाइज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द मशीन बिलो द रेटेड स्पीड। उसका रेटेड स्पीड 1000 RPM उसने एक्चुअली रेटेड वैल्यूज पे दिया था, उसने 1000 RPM था। और सेकंड केस में जब आप उसमें एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं इन सीरीज विद द आर्मेचर, तो ऑब्वियस है कि आप क्या करने वाले हैं, उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल से आप उसका स्पीड बिलो द रेटेड स्पीड कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप उसको समझ सकते हो आसानी से, उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बस उसमें जो चीज़ें जी होती है ना उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे कि इसमें बोला था उसमें कि टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अगर उसने बोल दिया टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इसका मतलब क्या, टॉर्क इज कांस्टेंट व्हाट एवर इट मे बी द वैल्यू ऑफ द स्पीड बट द टॉर्क विल बी सेम इन बोथ द केसेस। समझ में आ रही बात, इसका कहने का मतलब बस यही था। तो आई होप कि शायद ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। देखिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, A DC shunt motor takes 50 ampere armature current on full load from 250 volt mains, ठीक है। DC shunt motor is taking 50 ampere armature current on full load from 250 volt supply. Its speed is to be raised by 40%. Its speed is to be raised by 40% by weakening of the field flux. इसका मतलब बेटा ऑब्वियस है कि अपन फील्ड फ्लक्स टेक्निक को यूज कर रहे हैं, और अपन को पता है कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक से अपन स्पीड को अब इट्स रेटेड स्पीड लेके जा सकते हैं, ठीक है। इफ द टॉर्क एट द इंक्रीज्ड स्पीड इज 20% मोर देन एट इट्स इनिशियल स्पीड, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन फील्ड फ्लक्स। अज्यूम द आर्मेचर रेजिस्टेंस टू बी 0.5 ओम, ठीक है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन फील्ड फ्लक्स पूछा है उसने, परसेंटेज चेंज इन फील्ड फ्लक्स, ये वाला अपन का एम है बेसिकली जो अपन को निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखिए जो गिवन डेटा उसको लिख लेते हैं, व्हाट इज द डेटा गिवन टू अस, ठीक है। गिवन डेटा क्या है देख लेते हैं। उसने बोला इट टेक्स 50 एम्पियर आर्मेचर करंट ऑन फुल लोड फ्रॉम 250 वोल्ट सप्लाई। आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना दिया आपको, 50 एम्पियर दिया फ्रॉम 250 वोल्ट सप्लाई ना, करेक्ट, फ्रॉम 250 वोल्ट सप्लाई। इट्स स्पीड इज टू बी रेज्ड बाय 40%। स्पीड इज टू बी रेज्ड बाय 40%, इसका मतलब क्या, जो उसका एक्चुअल स्पीड था उस एक्चुअल स्पीड का कितना करना है अपन को, 1.4 टाइम्स बनाना है बाय वीकनिंग ऑफ द फील्ड फ्लक्स, बाय वीकनिंग ऑफ द व्हाट, फील्ड फ्लक्स। तो इसको मैं अगर N2 बोल दूँ और इसको N1 बोल दूँ तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ठीक है। इफ द टॉर्क एट द इंक्रीज स्पीड इज 20% मोर देन एट इट्स इनिशियल स्पीड, तो टॉर्क कितना बोल रहा है, T2 इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ T1, ऐसा बोल रहा है एट इट्स इनिशियल स्पीड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज चेंज इन फील्ड फ्लक्स। परसेंटेज चेंज इन फील्ड फ्लक्स को पूछ रहा है, फील्ड चेंज इन, फाइल लिख दिया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कि जो अपन को यहाँ से दिखने के लिए मिलने वाले, मतलब कि क्या क्या चीज़ें कि जो यहाँ पे चेंज हो सकती है। उसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा, अगर आप अच्छे से देखते हो तो बेटा देखिए इसमें सबसे पहले अपन को क्या देखने के लिए मिलेगा पता है? आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में उसने कुछ बोला है, अज्यूम द आर्मेचर रेजिस्टेंस टू बी 0.5 ओम। ठीक है, तो देखिए EB1 का इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले। EB1 इज इक्वल्स टू VT माइनस IA1 R1। RA1 क्या वो तो चेंज थोड़ी ना हो रहा है, उसको डायरेक्टली एज इट इज लिख देते हैं। VT का वैल्यू कितना है आपके पास? द वैल्यू ऑफ द VT इज 254, सो 250 माइनस आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना दिया है? 50 एम्पेयर। 50 माइनस आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है? इट इज गिवन अस 0.5 ओम। तो ये बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी 25 एंड दिस विल बिकम 225 वोल्ट। ये बन जाएगा आपके पास क्या? EB1 का वैल्यू बन जाएगा। EB1 का वैल्यू कितना बन रहा है? 225 वोल्ट बन रहा है आपके पास। ठीक है, अब अगर आगे की बात करें तो देखिए आगे के केस में जो बोल रहा है उसमें से देखिए क्या बहुत सारी चीज़ें कुछ यहाँ से निकल सकती है अपन के पास। तो फील्ड फ्लक्स देखिए क्या बोल रहे हो, इज टू बी रेज्ड बाय 40%, इट्स स्पीड इज रेज्ड बाय 40% बाय कनिंग ऑफ द फील्ड फ्लक्स। इसका मतलब क्या है ना, मैं पहले टॉर्क एक्सप्रेशन से उसका एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि टॉर्क एक्सप्रेशन से अपन को फ्लक्स के बारे में पता चल रहा है अभी। तो T2 इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स T1 ऐसे दिया है उसने। और अपन को पता है कि ठीक है, अगर मैं T1 अपॉन T2 का रेशियो ले लूँ तो बन जाएगा K टाइम्स ऑफ phi1 मल्टीप्लाई बाय IA1 डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ phi2 मल्टीप्लाई बाय IA2। इस स्टेप से पता चल जाएगी। ठीक है, तो T1 का वैल्यू कितना है आपके पास? T1 का वैल्यू जो दिया उसने वो तो T1 ही है। T2 का वैल्यू 1.2 टाइम्स ऑफ T1, दिस इज इक्वल्स टू K से K कैंसिल हो जाएगा। phi1 अपॉन phi2 को मैं अगर क्या बोल दूँ, K बोल दूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हो आप चाहे तो phi1 अपॉन phi2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसके बाद आर्मेचर करंट IA1 का वैल्यू कितना? 50 एम्पियर डिवाइडेड बाय व्हाट? IA2 डिवाइडेड बाय व्हाट? IA2। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो फिर IA2 का वैल्यू जो बन जाएगा दिस विल बिकम 60 टाइम्स ऑफ K। ये क्या बन जाएगा? IA2 का वैल्यू बन जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर ये जब चीज़ें अगर आपके पास आ गई तो अभी देखिए इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए आपके पास अब EB1 का इक्वेशन और EB2 का इक्वेशन निकाल के आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ phi1 मल्टीप्लाई बाय N1 डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ phi2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? N2। इस स्टेप से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, EB1 का वैल्यू पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है, 225 है जो कुछ दिया है अपन को। 225 डिवाइडेड बाय EB2 का वैल्यू पता है अपन को? हाँ बिल्कुल 60K पता है आर्मेचर करंट का वैल्यू, तो उसमें वैल्यू पुट करके आप आराम से निकाल सकते हो उसका वैल्यू। सो दिस विल बिकम 250 माइनस 60K मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 0.5 इज इक्वल्स टू, हाँ K कैंसिल हो जाएगा। phi1 अपन phi2 को अगर मैं K लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। N1 का वैल्यू कितना है? N1 है। और N2 का वैल्यू उसने कितना बोला है? 1.4 टाइम्स ऑफ N2 बोल दिया, N1 बोल दिया, N2 का वैल्यू है। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से देखिए ना क्या है ना कि ये N से N कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। अभी कैंसिल होगा तो देखिए आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, दिस विल बिकम 225 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इज इक्वल्स टू 250K माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया तो बन जाएगा 30K। क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 30K और ये K का स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा? K का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इधर अगर आप देखें तो उसको दिस विल बिकम 30K स्क्वायर माइनस 250K। हाँ, अगर मैं इसको इधर इस साइड के लिए लेके आ रहा तो दिस विल बिकम 225 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशंस को अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखिए सॉल्व करने के लिए मुझे b स्क्वायर माइनस 4ac या हाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली होगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन, तो उसको भी सॉल्व कर लेते देख लेते हैं। अब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, पहले मैं उसका आंसर निकाल लेता हूँ कि 225 मल्टीप्लाई बाय 1.4 का जो आंसर है दिस इज 315। कितना है? 315 है। सो 30K स्क्वायर माइनस 250K प्लस 315 इज इक्वल्स टू 0। जैसे अगर मैं 30 को अगर कॉमन निकाल लूँ तो दिस विल बिकम K स्क्वायर माइनस 250 डिवाइडेड बाय अगर मैं 30 करूँ तो दिस विल बिकम 8.33। दिस विल बिकम व्हाट? 8.33K प्लस 315 डिवाइडेड बाय 30, 315 डिवाइडेड बाय 30, तो ये बन जाएगा आपके पास 10.5।
ये कितना बन जाएगा 10.5 इज इक्वल्स टू 0 इस टाइप से। तो अगर मैं उसको बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालूँ तो देखिए के जो वैल्यूज आएंगे K1 K2 दिस आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास माइनस माइनस विल बिकम दिस विल बिकम प्लस 8.33 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8.33 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC, तो A इज़ 1, C इज़ 10.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये प्लस उसको लिखने की जरूरत नहीं, 8.33। हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा, मैं उसको निकाल देता हूँ 8.33 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10.5 माइनस वॉट 4 10.5 7 पॉइंट दिस एंड ये बन जाएगा आपके पास 8.33 प्लस 8.33 प्लस माइनस 5.233 डिवाइडेड बाय 2 इस स्टेप से बन जाएगा आपके पास। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसमें अगर गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। 8.33 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10.5 बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब इसमें देखिए अगर आप इतना बड़ा अगर रेशो लगे तो इसका इतना बड़ा रेशो तो आने नहीं वाला होगा, जो भी आएगा तो बस माइनस में ही करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि उसका रेशो तो मतलब छोटा ही आने वाला है, क्योंकि K इज नथिंग बट 5/5 इन दोनों का रेशो है। तो अभी से कि बहुत छोटी वैल्यू आने वाली है, तो छोटी वैल्यू के लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 8.33 माइनस 5.233 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से आएंगे आपके पास एक बड़ी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। मैं जो छोटी जो वैल्यू की उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इतनी बड़ी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.33 माइनस 5.233 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1.55 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 1.55। K2 का जो वैल्यू होगा मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस टाइप से। तो आपके पास जो 5/5 का जो रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, वो आ रहा है आपके पास 1.55, वो क्या आ रहा है 1.55। सो 5/1 का जो 5/2 का जो वैल्यू बनेगा आपके पास 5/2 इज इक्वल्स टू 5/1/1.55 इज इक्वल्स टू, अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो इसका वैल्यू देखिए किस तरीके से आने वाला होगा 0.645, दिस इज व्हाट 0.645 टाइम्स ऑफ 5/1। ठीक है, और मुझे पूछा क्या परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू दिस इज 5/2 माइनस 5/1 डिवाइडेड बाय 5/1। क्या होता है ना इसमें, अगर आपको परसेंटेज चेंज पूछे तो जो सेकंड वैल्यू होगी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, ऐसा करना है। इस कोई भी मतलब कोई भी परसेंटेज चेंज पूछे तो आपको लेके आना सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, इस तरीके से करना है। तो 5/2 का वैल्यू कितना है 0.645 5/1 माइनस 5/1 डिवाइडेड बाय 5/1 डिवाइडेड बाय 5/1 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से देखिए उसका वैल्यू जो आने वाला होगा भाई, उसका वैल्यू किस तरीके से बनेगा, दिस -1 मल्टीप्लाई बाय ये आ रहा है -35.48, इसका मतलब क्या -35.48। ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि अपन जो क्या कर रहे हैं उसको डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या परसेंटेज इंक्रीज इज इंडिकेटिंग माइनस नेगेटिव साइन अपन को इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज डिक्रीजिंग, दिस इज व्हाट डिक्रीजिंग। तो देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल था, बस अपन को उसमें क्या करना था ना, उसमें बस अपन अच्छे से बस दिमाग लगाना था कि कहाँ पे कंसेप्ट है और कहाँ पे उसके वैल्यूज को अच्छे से मैनिपुलेट करना है। क्योंकि बच्चे देखिए क्या है ना, उसको डायरेक्टली यहाँ पे 5/1/5 के वैल्यूज को अगर यहाँ पे अगर आपने उसको अच्छे से कंसिडर कर ही लिया है, उसका रेशो अगर ले लिया कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 5/1/5 का वैल्यू इक्वल्स टू K कंसिडर करके सॉल्व किया, तो थोड़ा मतलब लगेगा कि इसमें क्वाड्रेटिक आने वाला होगा, फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं होता, बस पेशेंस रखिएगा, आराम से उसको सॉल्व कीजिएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला उसने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, मोटर कौन सा दिया आपको, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर दिया है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर रन्स एट 1500 आरपीएम, इट रन्स एट व्हाट 1500 आरपीएम अंडर नो लोड विथ 200 वोल्ट applied to the armature of the motor, under no load with 200 volt applied to the armature. The field voltage is maintained at its rated value. The field voltage is maintained at its what rated value. इसका मतलब जो फ्लक्स है फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला, ऐसा अभी तक बोल रहे हैं। The speed of the motor when it delivers a torque of 5 Newton meter at 1400 rpm as shown in the figure. The speed of the motor when it delivers a torque of 5 Newton meter at 1400 rpm as shown in the figure. ठीक है, जब हम 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जब आपकी मोटर प्रोवाइड करें तब उसका स्पीड कितना है 1400 rpm ऐसा बोल रहा है। द रोटेशनल लॉसेस एंड आर्मेचर रिएक्शन इज नेग्लेक्टेड, तो आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा उसने पहले पार्ट में, जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 में उसको बोल दिया हो, उसमें बोला उसने फॉर द मोटर
to deliver a torque of 2.5 न्यूटन मीटर at 1400 rpm, find the value of armature voltage। मतलब VT का वैल्यू कितना आएगा बेसिकली ऐसा पूछ रहा है। और उसने आर्मेचर का रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है। पहले ठीक है, मैं जो गिवन डेटा उसको लिख लेता हूँ, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ठीक है, इट डिलीवर्स रन्स एट, अच्छा ठीक है, इट रन्स एट 1500 आरपीएम। तो स्पीड का वैल्यू कितना है 1500 आरपीएम, तो ये क्या है उसका रेटेड स्पीड है भाई। ठीक है, अंडर नो लोड विथ 200 वोल्ट अप्लाइड टू द आर्मेचर, 200 वोल्ट अप्लाइड टू द आर्मेचर, वीटी इज इक्वल्स टू ईबी इज इक्वल्स टू व्हाट 200 वोल्ट, क्योंकि नो लोड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, नो लोड की बात कर रहे हैं। तो नो लोड पे मैं आइडियल अगर देखा जाए तो उसका करंट 0 एम्पियर कंसिडर करके IAR का ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, द फील्ड वोल्टेज इज मेंटेन एट इट्स रेटेड वैल्यू, the speed of the motor when it delivers a torque of 5 न्यूटन मीटर at 1400 rpm as shown in the figure। ठीक है, तो देखिए जब हाँ टॉर्क का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन मीटर, ठीक है, 5 न्यूटन मीटर एट, ठीक है, एट n इज इक्वल्स टू 1400 rpm, at n is equals to 1400 rpm, then what will be the value of आर्मेचर रेजिस्टेंस फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो अपन अगर उसको थोड़ा अच्छे से समझे तो देखिए उसने बोला क्या है ना, एक्चुअली ये जो उसने जो अप्लाइड वोल्टेज दिया है दिस इज एट व्हाट, एट नो लोड दिया है। कहाँ पे दिया बेटा, ये नो लोड पे दिया है। तो नो लोड पे दिया है तो मगर अगर सपोज ऐसा कंसिडर कर ले तो वी टी इज इक्वल्स टू ई बी प्लस आई ए आर ए, एट नो लोड आई ए इज 0, सो ई बी इज इक्वल्स टू वी टी विच इज इक्वल्स टू व्हाट 200 वोल्ट। ये समझ में आ गया इतना आपको। ठीक है, दूसरी बात जो उसने दिया है टॉर्क कितना दिया उसने 5 न्यूटन मीटर एट 1400 आरपीएम, सो टी इज इक्वल्स टू के फाई मल्टीप्लाई बाई आई ए, ऐसा इक्वेशन होता है आपके पास। ठीक है, और उसने बोला है कि दिस इज एट रेटेड वोल्टेज, तो फ्लक्स भी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो इसके पहले तो वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, वही फ्लक्स यहाँ पे भी आने वाला है। उसको डायरेक्टली मैं एक नाम दे देता हूँ, केटी नाम दे देता हूँ मैं उसको। तो ये वाले जो टर्म है उसको मैं केटी नाम दे देता हूँ, केटी मल्टीप्लाई बाई आर्मेचर करंट आई ए, दिस इज इक्वल्स टू टॉर्क टी कितना है आपके पास, ठीक है 5 न्यूटन मीटर दिया है बेसिकली। इसका वैल्यू कितना दिया है 5 न्यूटन मीटर दिया है। केटी का वैल्यू अपन को पूछा है, तो केटी का वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, केटी का वैल्यू निकालने के लिए ठीक है मैं उसको ये वाला इक्वेशन बना देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से। और हाँ, मुझे केटी का वैल्यू पता जब चलेगा तब जाके मैं आई का वैल्यू पता कर पाऊंगा। तो केटी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है ना, उसने मुझे टॉर्क का वैल्यू दे दिया है एट 5 न्यूटन मीटर, और उसी टाइम पे उसने स्पीड दे दिया 1400 आरपीएम। तो उस टाइम पे अगर मैं ईबी का वैल्यू पूछ लूँ या निकाल लूँ 1400 आरपीएम पे, तो मैं आराम से इस इक्वेशन में उसको पुट करके मतलब कि केटी वगैरह वहाँ से आ जाएगा। देखना आप किस तरीके से आ जाएगा। कैसे ना कि आपके पास देखिए ई बी वन इज इक्वल्स टू ई के फाइव ओमेगा एन होता है, दिस इज के फाइव मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन होता है, एंड ई बी टू इज इक्वल्स टू के फाइव मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन टू, सॉरी ओमेगा एन टू होगा, मैं इसको ओमेगा एन बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँगा तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ई बी वन अपॉन ई बी टू एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दोनों को अगर रेशियो ले तो देखिए के फाइव तो क्या कॉन्स्टेंट है तो दोनों से कैंसिल ही हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली एन वन लिख सकता हूँ, एन वन अपॉन एन टू इस तरीके से लिख दूँ। तो ई बी वन का जो वैल्यू होगा दिस विल बी 200 डिवाइडेड बाई ई बी टू होगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू एन वन का वैल्यू होगा 1500 आरपीएम डिवाइडेड बाई एन टू का वैल्यू होगा 1400 आरपीएम। ठीक है, तो दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो ई बी टू का वैल्यू आएगा, ई बी टू इज गोइंग टू बिकॉज टू 200 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से जो आपके पास ई बी टू का वैल्यू आने वाला होगा, ई बी टू इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 15, 186.667 आ रहा है। ई बी टू का वैल्यू कितना आ रहा है 186.667 ये आ रहा है आपके पास क्या, ई बी टू का वैल्यू। किसका वैल्यू आ रहा है, ई बी टू का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे ई बी टू का वैल्यू मिल गया तो अगर मैं यहाँ पे ई बी टू का वैल्यू अगर सपोज पुट कर दूँ, मेरे पास ओमेगा एन टू का वैल्यू है, तो के फाइव को मैं के टी कंसिडर करके वहाँ से आराम से उसको निकाल सकता हूँ। और यहाँ से अगर मुझे के टी मिल गया तो यहाँ पे पुट करके मुझे आराम से आई का वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे भी आई का वैल्यू मिल गया तो मेरा इक्वेशन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ई बी वन अपन ई बी टू टू एन वन अपन एन टू का फॉर्मूला लगा के फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू आराम से पता चल जाएगा। देखिए इसका वैल्यू किस तरीके से निकालो, अपन को पता है ई बी टू इज इक्वल्स टू के फाइव मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो के ए बी टू का वैल्यू कितना है आपके पास, दिस इज 186.67 इज इक्वल्स टू, मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया 67। ठीक है, हाँ, दिस इज इक्वल्स टू के टी मल्टीप्लाई बाय
ओमेगा एन अभी ये कहाँ पे निकाल रहे हो आप 186.667 पे निकाल रहे हो, लेकिन वहाँ पे स्पीड कितना था 1400 आरपीएम था। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1400 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ से जो आपके पास के टी का जो वैल्यू आएगा बेटा, के टी का वैल्यू कितना आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1400 आरपीएम, ये आ जाएगा 1.2732। ये आ जाएगा के टी का वैल्यू 1.2732। ये आ जाएगा क्या, के टी का वैल्यू। तो जैसे मुझे के टी का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ से मैं आई ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो के टी का वैल्यू अगर मैं उसमें पुट कर दूँ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ टॉर्क, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ टॉर्क 5 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू के टी का वैल्यू 1.2732 मल्टीप्लाई बाय आई ए। बेटा तो यहाँ से जो आई ए का वैल्यू आने वाला होगा, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एम्पियर में आएगा। ये क्या होगा, दिस विल बी 3.927 एम्पियर, 3.927 एम्पियर ये आ रहा है किसका, आर्मेचर करंट का वैल्यू आ रहा है। अब अगर मेरे पास आर्मेचर करंट का वैल्यू पता चल गया, केटी का वैल्यू पता चल गया, सारे वैल्यूज अब मेरे पास है, तो मैं आराम से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालूंगा। देखिए कैसे अपन ऐसा लिखते हो कि नहीं, कैसा, EB1 इज इक्वल्स टू K5 इंटू N1 ऐसा लिखते हैं बिल्कुल। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो EB2 अपॉन K5 इंटू स्टेप से लिख दूँ, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EB1 को मैं VT के फॉर्म में लिख सकता हूँ बिल्कुल, और नो लोड पे तो VT एंड EB दोनों तो सेम ही है। सो इसका वैल्यू किस तरीके से बन जाएगा, जो दिया है अपन को 200 वोल्ट, ये बन जाएगा वहीं पे। और EB2 का वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ, VT माइनस IR के फॉर्म में लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो VT का वैल्यू कितना है 200 माइनस IA का वैल्यू कितना है आपके पास, आर्मेचर करंट कितना दिया आपको 3.927 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इज इक्वल्स टू K5, तो मैं KT कंसिडर करके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। N1 का वैल्यू 1500 आरपीएम, दिस इज 1400 आरपीएम। यहाँ से देखिए आपको है ना RA का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, RA का वैल्यू मिल जाएगा। अभी कितना आएगा तो अपन उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 15, 200 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 3.927, ये आ जाएगा 3.395। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.395 ओम आ गया आपके पास। तो जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस जो उसने पूछा था पहले केस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा बेटा, दैट विल बी फॉर 3.395, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। और मेरे पास जो उसने दिया था उसका वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है, 3.395 करेक्ट आंसर है उसका। तो यहाँ से आप उसको आराम से निकाल सकते हो। फिर बाद में उसने पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में, फॉर द मोटर टू डिलीवर अ टॉर्क ऑफ 2.5 न्यूटन मीटर एट 1400 आरपीएम फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर वोल्टेज। तो आर्मेचर वोल्टेज मतलब VT का वैल्यू पूछ रहा है सेकंड केस के लिए, कि जब वो टॉर्क का वैल्यू कितना बोल रहा है, टॉर्क का वैल्यू जो वो बोल रहा है 2.5 न्यूटन मीटर एट 1400 आरपीएम। अब मुझे एक बात बोलिए, अगर बहुत आसान है, उसमें डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सेकंड केस के लिए उसने क्या बोला है, अगर आप टॉर्क का केस या क्वेश्चन नंबर 2 के मैं बोल देता हूँ, ठीक है, फॉर क्वेश्चन 2, ठीक है, जो उसने बोला क्या, उसने टॉर्क T इज इक्वल्स टू KT मल्टीप्लाई बाय IA2 ऐसा बोल देता हूँ मैं उसको, क्योंकि इसको मैं T2 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए उसने टॉर्क का वैल्यू दे दिया 2.5 न्यूटन मीटर। तो इसके लिए अपन को IA2 पता करना चाहिए। तो IA2 पता करने के लिए अगर अपन को KT का वैल्यू पता हो तो आप आराम से निकलोगे। KT का वैल्यू तो ये पे निकाला है ना 1.273, तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 1.273। तो IA2 का जो वैल्यू आएगा आपके पास, द वैल्यू ऑफ IA2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाय 1.273, 1.9638। आर्मेचर करंट का जो वैल्यू दिस इज 1.9632, ठीक है, उसका वैल्यू आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1.9632 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब उसमें जो उसने बोला है, यहाँ पे एक छोटी सी आपको बात समझनी पड़ेगी। उसने जो बोला है क्या, वो बोल रहा है कि फॉर द मोटर टू डिलीवर अ टॉर्क ऑफ 2.5 न्यूटन मीटर एट 1400 आरपीएम द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर, द वैल्यू ऑफ आर्मेचर वोल्टेज विल बी। अब EB की इक्वेशन से देखिए आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अब आपको तो पूरा का पूरा पता चल ही गया है। स्पीड कितना बोला है, 1400 आरपीएम पे बोला है, तो 1400 आरपीएम पे EB का वैल्यू कितना आने वाला था, अपन को तो पता है कितना आ रहा है 1400 आरपीएम पे, देख सकते हो ना आपकी EB2 इक्वल्स टू 1400 आरपीएम पे, उसका वैल्यू 186.667, और अपन को VT पूछा है एक्चुअली। VT क्या बनेगा, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे चाहे तो at 1400 rpm EB is equals to 186.67, ठीक है। और मुझे पूछा क्या, मुझे पूछा है VT, सो VT at 1400 rpm will be EB plus IARA,
तो और सेकंड केस के लिए तो ठीक है, इसको मैं सेकंड केस बोल देता हूँ। तो दिस इज 186.67 प्लस 1.9632 मल्टीप्लाई बाय 3.395। यहाँ से अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो उसका आंसर आएगा, तो उसको सॉल्व करने के बाद 193.33 आंसर आने वाला, 193.33 वोल्ट। दिस इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ व्हाट, वीटी, टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कितना आ जाएगा, वीटी आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये जो ग्राफ दिया था, ग्राफ का कहाँ पे क्या अपन को जरूरत पड़े ऐसा लगता भी नहीं ज़्यादा, लेकिन ठीक है, विदाउट ग्राफ भी आप उसको आराम से निकाल सकते हो। मैं ग्राफ के बारे में कुछ अभी तक डिस्कस किया क्या, बिल्कुल नहीं। अब ग्राफ में जो उसने इन्फॉर्मेशन दी वो देखिए क्या बोला है, जब टॉर्क जीरो मतलब क्या, आर्मेचर करंट जब जीरो मतलब क्या, नो लोड पे, उस टाइम पे देखिए क्या होगा, नो लोड पे उसकी स्पीड कितनी दी, 1500 आरपीएम दी है, ठीक है। क्योंकि देखिए टॉर्क क्या है ना, टॉर्क इज इक्वल टू K5 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट IA। एट नो लोड पे क्या होगा, नो लोड पे मतलब कि लोड कनेक्टेड ही नहीं है, आइडियल देखा जाए तो आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना होगा, 0 एम्पियर। तो उस टाइम पे जो मोटर होगी, मोटर का स्पीड जो होगा डेट विल बी डायरेक्ट रेटेड स्पीड के बराबर होगा। रेटेड स्पीड तो उसको बोला भी था उसने, रन एट 1500 RPM under no load with 200 volt applied to the armature. So obviously this would be the rated voltage of the motor at, and motor will rotate at the rated voltage at no load condition. So यहाँ से अपन को ये बात पता चलने वाली थी, जब उसकी स्पीड उसने 1500 RPM से 1400 RPM तक लेके आई, तो उसका जो टॉर्क था, टॉर्क कितना होगा, 0 से डायरेक्टली 5 न्यूटन मीटर तक चला गया। तो इस 5 न्यूटन मीटर तक उसने करंट का भी वैल्यू पूछा, तो करंट का वैल्यू अपने निकाल दिया। तो इस स्टेप से आप इस ग्राफ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और यहाँ से गैदर कर सकते हो। और बाकी तो कुछ नहीं, अगर पावर पूछी थी तो पावर नोड, तो पावर भी निकाल सकते थे आप। कैसे निकाल पाओगे आप देख लीजिएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर उसने पावर पूछी थी तो कैसे निकालते हैं, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड, उससे भी निकाल पाते। और कैसे निकाल पाते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल पाते हैं, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है, अगर पूछा हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है।